हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत से खत्म कर दिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वॉइड्स। टाइटल लगाइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वॉइड्स हमें पढ़ने हैं आज। वॉइड्स पढ़ने से पहले आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगले लेक्चर के अंदर आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली थी कोऑर्डिनेशन नंबर की और उसके रिलेटेड वॉइड्स के बारे में, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, वरना आज के लेक्चर में कुछ पता चलेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी क्यूबिक लेटाइस हम पढ़े थे वो हर एक क्यूबिक लेटाइस को आपको विजुलाइज प्रॉपर्ली करना है और उसी को बेसिस पे, उसी को लेके उसी के बेसिस पे हम आज का इस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के एक्चुअली में हमारे टॉपिक दो है। डेंसिटी भी हमें पढ़नी है जो एक अलग से टॉपिक है, और हमारे पास आज एक नया टॉपिक है वो है वॉइड्स। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है पोजीशन ऑफ वॉइड्स, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। वॉइड्स के बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले तो वॉइड्स के बारे में मैं आपको दो चीजें समझा दूं जो अगले लेक्चर के अंदर हमने सीख ली कि वॉइड्स, उसमें दो प्रकार के वॉइड्स आपको पढ़ने हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? एक आपको पढ़ना है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक आपको पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और उसके अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको मैंने अगले लेक्चर में सिखाया कि जो देखने को मिलता है एफसीसी या तो सीसीपी स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर ना? एचसीपी या एफसीसी या तो सीसीपी, दोनों एक ही है। क्लियर? दूसरा नाम है एफसीसी का, दूसरा नाम सीसीपी है। जब हमने हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ा, एचसीपी पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने ये चीज देखी थी। क्लियर? तो उसके अंदर जो तीसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट खास ध्यान दीजिएगा बच्चों। शुरुआत में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आखिर तक आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। हमने यहाँ पे तीन टाइप की अरेंजमेंट पढ़ी थी, एबीसी एबीसी टाइप, एबी एबी टाइप एंड ए टाइप। उसमें ए टाइप और एबी टाइप जो था वो तो नॉर्मल था, लेकिन जहां पे वॉइड जनरेट होता था, वो वॉइड जनरेट होने का जो हमारा अरेंजमेंट था वो कौन सा अरेंजमेंट था? एबीसी एबीसी टाइप। क्लियर ना? एबीसी एबीसी टाइप जो था उसके अंदर हमने ये वॉइड्स देखे थे, जिसके अंदर आपने नॉर्मली जो ए था, वो ए के अंदर आपने क्या देखा था? ए जो था वो तो क्या था हमारा? 2D हेक्सागोनल था ना, 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था ए के अंदर, क्योंकि हमने ऐसे अरेंज किया था। सिर्फ आपको रिकैप करवा रहा हूं, हेक्सागोनल अरेंजमेंट किया था, फर्स्ट लेयर। क्लियर ना? ये जो था वो हमारा ऐसा फर्स्ट लेयर था। उसके ऊपर ये जो बी था, वो बी क्या कर रहा था? बी हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जनरेट कर रहा था। क्लियर? विजुलाइज पावर मेन रहेगा इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे जो वॉइड जनरेट हुआ था उसको हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहा था। क्लियर? ये जो दूसरा यहाँ पे लेयर जो बनता है ये, क्लियर, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहा था। मैंने यहाँ पे टी लिख के डिनोट भी किया था। रेडी? और उसमें जो ये सी था वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट करना था। क्लियर ना? सी जो था वो क्या जनरेट कर रहा था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या था? इसके ऊपर सेम ये जो आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये तीन बने हैं, ये तीन। क्लियर? तो ये एक, ये दो और ये तीसरा, और उसके ऊपर मैंने ये तीन और नए बना दिए। तब मेरा कौन सा वर्ड जनरेट हुआ था? वहां पे बीच में ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेट हुआ था। क्लियर ना? तो वो खास सबसे पहले तो समझ लीजिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर था एफसीसी या सीसीपी, उसके अंदर हमने जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर एबीसी टाइप देखा था सीसीपी के अंदर। क्लियर? वहां पे जो फर्स्ट लेयर था वो क्या? 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था नॉर्मल। उसके ऊपर का लेयर हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट करता था, उसके ऊपर का लेयर हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेट करता था। किस तरीके से था, जरा मैं आपको एक प्रॉपर फिगर बना के समझा दूं तो आपको क्लियर हो जाए। जिन बच्चों ने अगला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग अगर कंटिन्यू इसी के अंदर देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, फिलहाल के लिए देखना तो पड़ेगा आगे का लेक्चर, लेकिन फिलहाल के लिए देख लीजिए। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे उसमें हमने, समझिएगा, उसके अंदर हमने एक, जैसे ये मेरा एटम बना दिया। क्लियर ना? ये एक एटम बन गया। अब इसके ऊपर जो एटम जनरेट हो रहे थे, तीन एटम जो मेरे थे, 1 2 और 3, उसके बीच में यहाँ पे जो वॉइड जनरेट हुआ था, माफ कीजिए, यहाँ पे जो वॉइड ये जो जनरेट हुआ था, ये तीनों के सेंटर पॉइंट के अंदर से, उसको मैंने कौन सा वॉइड कहा था? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहा था। नॉर्मली आप समझ सकते हो कि भाई जैसे ये तीन का सेंटर, ये तीन जो वाइट है उसका सेंटर अगर मैं उसको ऐसे जोड़ दूं तो ये तीन उसका सेंटर और मेरा एटम जो बीच में है उसका सेंटर। क्लियर ना? बीच में जो मेरा एटम जो उसको दबा रहा है वो मेरा क्या था? वो मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड था।
क्लियर ना, समझ में आई बात। सेम थिंग क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर क्या था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ लीजिए, ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने क्या देखा था भाई, जैसे एक आपका जो स्ट्रक्चर है ये दूसरा लेयर, क्लियर, और ये तीसरा लेयर, 3 लेयर हमने यहाँ पे बनाए थे, और उसी 3 लेयर का अगर मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूं, देखिए ये उस तीनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल बन गया उन तीनों के जॉइंट से, रेडी। सेम मैं उसके ऊपर एक और सेम इसके जैसा ही एक मुझे अगर ट्राइंगल बना तो सेम मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे जैसे कि जनरेट करता हूं, 1 2 3, समझना बहुत इजी है। तो ये 3 का जो सेंटर पॉइंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, रेडी। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे आपको एटम दिखाया है, ये जो व्हाइट कलर का जो एटम है वो ये फर्स्ट एटम, देन आफ्टर ये सेकंड एटम, देन आफ्टर ये जो थर्ड एटम है वो, ये 3 एटम जो कि उसके सेंटर पॉइंट से एक सीधा ट्राइंगल बन रहा है, देखिए व्हाइट कलर का ये सीधा ट्राइंगल बन रहा है, रेडी। सेंटर पॉइंट दिखा रहा हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। और ऑरेंज कलर का ये जो मेरे एटम है, ऑरेंज कलर के ये जो एटम है, पहला एटम, ये दूसरा एटम, और ये जो है वो तीसरा एटम, क्लियर। उसके अगर मैं सेंटर पॉइंट को जोड़ देता हूं तो उसको मैं ऑरेंज से ही दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल, उनकी मदद से उसके सबके बीच में ये जो येलो कलर का यहाँ पे वॉइड जनरेट हुआ है, उस वॉइड को मैं कहता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्लियर ना। और वो जो था वो कुछ ऐसा बना, ये जो है सेंटर पॉइंट है, ये जो है मैं जो डार्क कर रहा हूं वो सेंटर पॉइंट है, और सेंटर में जो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, येलो कलर का, ये मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, क्लियर ना, जिसको मैं O से दिखाता था, यहाँ पे जिसको मैंने T से दिखाया वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ गई होगी शायद अब बात, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे किस तरीके से जनरेट होते थे, क्लियर ना। खास याद रखिएगा एबीसी में पहला जो था वो नॉर्मल लेयर बनाता था, क्लियर, इसलिए मैंने आपको अलग से दिखाया भी था, ऐसे ऐसे करके मैंने आपको ऐसे अलग करके, एक्चुअली में ये पास में है और मैंने आपको ऐसे करके दिखाया भी था कि यहाँ पे जो पहला लेयर कवर करेगा ऐसा, ये पहला लेयर है बराबर, उसके नीचे एक और लेयर यहाँ पे आएगा, क्लियर। पहला लेयर जो कवर करेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, जैसे यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, और ये 3, ये और ये पहला दूसरा लेयर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये और उनकी मदद से यहाँ पे जो स्पेस जनरेट हुई उसको मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नाम दिया, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये जो है ये मेरे जो दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर वो बी टाइप लेयर है, ये जो है वो मेरा पहला लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ये जो है वो कौन सा लेयर है, फर्स्ट लेयर है जो ए टाइप लेयर है, जो नॉर्मल 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, क्लियर। और येलो कलर का ऊपर जो आपको दिख रहा है वो, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होते थे, और 6 के कॉम्बिनेशन से कौन सा ऑक्टाहेड्रल, माफ कीजिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होते थे, क्लियर ना। फिर उसको पैकअप करने के लिए वहां पे हम वो आइटम लेते थे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए हमें 4 एटम की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पे हमें 4 एटम की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पे हमें 6 एटम की जरूरत पड़ती है, क्लियर, समझ में आएगा। अगले लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे 8 एटम बताया था, लेकिन वो समझाने के लिए कि उसको पैकअप करने के लिए एक एटम यहाँ से आता है, एक एटम यहाँ से आता है, तो वो वॉइड क्लियर जनरेट पैक हो जाते हैं, क्लियर ना। यहाँ से आए एक एटम, जैसे कि वो 3 लेयर था उसके ऊपर दूसरा 3 लेयर आया तो भी हमारे पास आर पार लेयर बचता है, लेकिन एक्चुअल में जो टेक पार्ट कर रहा है वो कितने लेयर टेक पार्ट करेगा, 6 एटम टेक पार्ट करेगा, क्लियर, हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर। इस बात को खास ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ना हो बच्चों, रेडी। चलिए अब ये जो वॉइड्स है, उस वॉइड्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है पोजीशन ऑफ वॉइड। टाइटल लगाइए नया, पोजीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स, मींस हमें जो 2 प्रकार के वॉइड्स पढ़ने हैं वो 2 पॉइंट्स, खास और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पोजीशन ऑफ वॉइड्स।
और ये जो वॉइड्स है वो वॉइड्स के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। क्लियर, दो टाइप के वॉइड है वो। अब ये पोजीशन ऑफ वॉइड्स के लिए अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं ना, क्लोज क्यूबिक पैकिंग या तो फेस सेंटर क्यूबिक। क्लियर, तो हम क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं तो आपको क्यूब ड्रॉ करना आना चाहिए, मैंने आपको वो बात सिखा दी। रेडी, उसको मैं जरा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसकी डिटेल में थोड़ी यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए ये जो है ये नॉर्मल सा क्यूब मैं यहाँ पे बना देता हूँ। खास ध्यान रखेगा इस क्यूब के ऊपर ही सब कुछ टिका है और आपका जो विजुअलाइजिंग पावर है वो मेन रहेगा। इसके अंदर आपको विजुअलाइज करना है खास, जितना प्रॉपर आप लोग विजुअलाइज कर पाओगे उतना आपके दिमाग में ज्यादा ये चीज बैठ जाएगी। चलिए मैंने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिया और इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको एक चीज सिखा दी थी। कौन सी चीज सिखा दी थी इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर? हमारे क्यूब के अंदर ए बी और सी तीनों सेम रहता है। रेडी ना, लेंथ, और उनके अंदर अल्फा बीटा और गामा वो तीनों भी कितने रहते हैं? 90 डिग्री के रहते हैं। ये तीनों चीज हमने सीख ली। रेडी, नॉर्मल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर इसकी जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैंने इसको लिखा है। खास ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो पोजीशन है हमारे पॉइंट की वो जरा मैं दिखा देता हूँ आपको। हमारे पॉइंट यहाँ पे ऐसे होते हैं, बराबर। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पोजीशन ऑफ वॉइड्स के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके लिए पोजीशन ऑफ वॉइड्स में। फर्स्ट जो है मेरा वो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं बॉडी डायग्राम में। इस बात को नोट डाउन कर दीजिए बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, आपको कैसे कहां होते हैं मैं आपको समझा रहा हूं फिगर के अंदर। फिलहाल नोट डाउन कीजिए, बॉडी डायगोनल के ऊपर होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कितने होते हैं हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले समझ में आई बात क्या? बॉडी डायगोनल के अंदर क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बॉडी के डायगोनल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। रेडी, ये क्यूब नीचे से थोड़ा अलग हो गया है, आपको थोड़ा प्रॉपर कर देता हूं, समझ में आएगा नहीं वरना। ये हमारी एक्सिस है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये ऊपर वाली एक्सिस है। क्लियर, और ये हमारे पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया कि भाई बॉडी डायगोनल के ऊपर ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ऐसा क्यों? समझिए, आपको मैं एक बात बताता हूं कि एटम जो होते हैं, एटम जैसे कि ये एटम हम बात कर लेते हैं कि ये कोई कॉर्नर का एटम है। क्लियर, आप एज्यूम करो आप जहां पे बैठे हो उसी चीज को एज्यूम करो, ये कॉर्नर का एटम है। तो वो कॉर्नर का एटम, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से बच्चों, वो जो कॉर्नर का एटम है वो कॉर्नर का एटम उसके साथ कितनी फेज कनेक्टेड है? कितनी फेज कनेक्टेड है पहले तो वो मुझे बताइए। कि कॉर्नर, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के अंदर जैसे कि ये कॉर्नर है तो इस कॉर्नर के साथ ये फेज एक कनेक्टेड है, एक ये जो वाली फेज है वो कनेक्टेड है और एक ऊपर वाली छत कनेक्टेड है। क्लियर ना, यानी कि तीन फेज कनेक्टेड है। एक ये जो ऊपर की फेज है वो कनेक्टेड है, एक बैक साइड में जो फेज है वो कनेक्टेड है और एक इस साइड में जो फेज है वो कनेक्टेड है ये एटम के लिए। क्लियर, समझना अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझना। अब मैंने आपको बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं बॉडी डायगोनल के ऊपर, तो मैं इसकी एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए मैंने इसकी ये बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर दी। रेडी, ये रे, चलिए ये बॉडी डायगोनल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसका थोड़ा डार्क कर देता हूं आपको समझ में आ जाए। चलिए ये जो है वो मेरा इस क्यूब के लिए बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल मतलब क्या? ये कॉर्नर से लेके सामने वाले कॉर्नर तक का जो डायगोनल होता है वो फेस डायगोनल क्या होता है? ये फेस डायगोनल होता है। बॉडी डायगोनल मतलब कि बॉडी का जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का एंड होता है वो। क्लियर, तो ये बॉडी डायगोनल हो गया, ये बॉडी डायगोनल हो गया, समझना अच्छी तरीके से समझना। रेडी, अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात कर रहे हैं और हम जो बात कर रहे थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की वो एक ही स्ट्रक्चर, टेट्रा या ऑक्टा दोनों के लिए एक ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। कौन सा स्ट्रक्चर था वो? एफसीसी या तो सीसीपी, जिसके अंदर फेस सेंटर कहते हैं। फेस सेंटर मतलब
फेज के सेंटर। अब मैंने आपको बताया कि इस एटम के लिए कौन सा एटम, कौन सी फेज होती है 3, तो ये यानी फेज का सेंटर। तो पहले ऊपर वाली फेज का मैं सेंटर आपको बता रहा हूं, फिर पीछे वाली बैक साइड का जो सेंटर है वो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे है। और साइड की जो फेज का सेंटर है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो यहाँ पे है। ठीक है, समझिएगा, क्लियर। बैक साइड की फेज का सेंटर मैंने बता दिया है, और एक सेंटर मैंने ऊपर वाला बताया है, और एक सेंटर मैंने नीचे वाला बताया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक्चुअल में जब इस एटम को हम बड़ा विजुलाइज करते हैं, समझिए कि वो पूरा गोला है, थोड़ा समझिए, वो बड़ा विजुलाइज कीजिए। ये पूरा गोला है, वहां पे बड़ा सा गोला है। क्लियर, ये फेज के ऊपर भी एक बड़ा सा गोला है, ये फेज के ऊपर भी एक बड़ा सा गोला है, और ऊपर वाली फेज के अंदर भी बड़ा सा गोला है। क्लियर, तो क्या होगा, मैं जब यहां से देखूंगा तो ये फेज का आधा गोला, इस फेज का आधा गोला, और इस फेज का आधा गोला मुझे ऐसा दिखेगा। क्लियर ना, ये जो है ये वाली फेस का आधा गोला दिखेगा, ऊपर वाली फेस का दिखेगा, और पीछे वाली फेस का दिखेगा। मतलब कि जब मैं यहां से देखूंगा तब मुझे ऐसे 3 गोले दिखेंगे, और एक उसके बीच में होल दिखेगा जो उस कॉर्नर का गोला मुझे दिखाई देगा। रेडी, उसी को तो मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहा। यहाँ पे देखिए, यही तो था वो। देखिए, ये फेज का एटम मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, इस साइड वाली फेज का, तो देखिए इस साइड वाली फेज का ये एटम होगा। रेडी, समझिए, आप जिस गोले को, आप जिसको देख रहे हो, आप एक कॉर्नर में, आप बीच में बैठे हो, आप ऐसा एज्यूम करो आप बीच में बैठे हो, आप इस रूम के बीच में बैठे हो और किसी भी एक कॉर्नर की ओर देख रहे हो, तो बड़े बड़े गोले आपको है, जो कॉर्नर के अंदर भी बड़े बड़े गोले हैं और फेस के अंदर भी बड़े बड़े गोले हैं। तो आपको जिस कॉर्नर पे देख रहे हो, उस कॉर्नर पे जो फेस लगी है, वो फेस के गोले भी थोड़े थोड़े टुकड़े दिखाई देंगे ना। ऊपर वाला टुकड़ा थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा टुकड़ा यहाँ से दिखाई देगा, थोड़ा टुकड़ा यहाँ से दिखाई देगा, और उन तीनों के बीच में एक जगह दिखाई देगी, वहां पे आपको उस गोले का फेस दिखाई, उस गोले का पार्ट दिखाई देगा जो कॉर्नर में है। क्लियर ना, तो ये इस फेज वाला होगा, उसके बाजू में कोई दूसरी फेज वाला हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे एक गोला मैंने जैसे ले लिया, और एक गोला यहाँ पे होगा। रेडी, और इसके बैक साइड पे ये आपको शुरुआत में दिखेगी, ये 3 गोले तो आपको शुरुआत में दिखेंगे, और इसके बैक साइड में भी आपको एक गोला दिखेगा जो कॉर्नर वाला होगा। ये जो व्हाइट वाला है, ये 3 गोले जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये 3 ऑरेंज कलर के जो गोले हैं, वो कौन से हैं, ये जो गोले हैं तीनों 3, वो फेज के गोले हैं सब। और ये जो व्हाइट कलर का जो गोला आपको दिख रहा है, व्हाइट कलर का गोला, वो कौन सा है, वो कॉर्नर का गोला है, वो कॉर्नर का गोला है। क्लियर, समझ में। रेडी, यानी कि मैं यहां से अगर देखता हूं तो मुझे 3 गोले वहां पे दिखाई देंगे। अब सेम थिंग मैंने आपको बताया कि टेट्रागोनल वॉइड्स होते हैं बॉडी डायगोनल के ऊपर। कहां पे, बॉडी डायगोनल के ऊपर। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों कि बॉडी डायगोनल ये पूरी है, तो ये एक एटम है यहां से, तो वैसा एक एटम यहां भी होगा। क्लियर ना, तो मैं अगर यहां से देखता हूं तो इसकी भी नीचे की 3, इसकी भी 3 फेस कवर अप कर रही होगी ना, इसको भी 3 फेस कवर अप कर रही होगी। एक फेज ये, एक फेज आगे की, और एक फेज इस साइड वाले की। चलिए मैं उसको आपको बता देता हूं। जैसे नीचे वाली फेज ये साइड वाली फेज, और ये जो फ्रंट फेज है वो फ्रंट फेज। क्लियर, तो नीचे से भी मुझे वो चीज दिखाई देगी, सही है कि नहीं, नीचे से भी मुझे दिखाई देगा ना वो बात। रेडी, यानी कि ये जो पूरी बॉडी डायगोनल थी, पूरी बॉडी डायगोनल, उसको तो मैंने क्या कहा था, 4R। आप याद कीजिए, पीछे जाके याद कीजिए, बॉडी डायगोनल को मैंने 4R कहा था। एक टुकड़ा R, फिर बड़ा सा गोला, फिर R। बॉडी डायगोनल में तो R, बड़ा सा गोला, उसमें RR, फिर एक और R, यानी कि 4R था पूरा 4R था ना। R इक्वल टू हमने √3 A/4 लिखा था पूरा, यानी A इज इक्वल टू, सामने वो 4R चला जाता था, 4R/√3 A इज इक्वल टू। क्लियर, उसमें से R को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल है, बॉडी डायगोनल में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये जो बॉडी डायगोनल है, क्लियर, ये बॉडी डायगोनल 4 टुकड़ों में डिवाइड हुई। ये पूरी बॉडी डायगोनल कितने टुकड़ों में डिवाइड हुई, 4 टुकड़ों में डिवाइड हुई। R R R R, क्लियर ना, R 4 टुकड़ों में √3 A इज इक्वल टू 4R/√3 अगर हमने लिखा था, तो R को सब्जेक्ट बनाओ तो √3/4 A, √3/4 A, √3/4 A, ये 4 टुकड़ों में डिवाइड हुआ ऐसा, √3/4 A। क्लियर ना, 4R/√3 हमने लिखा था, R इज इक्वल टू 4R/√3। क्लियर, सॉरी, A इज इक्वल टू 4R/√3, तो R इज इक्वल टू √3 A/4, माफ कीजिए, √3 A/4 होगा सब। यानी कि इस पूरी की कोई जरूरत कुछ नहीं है, इस पूरी बॉडी डायगोनल के अंदर, इस पूरी बॉडी डायगोनल के अंदर हम अगर ऊपर से इस वाले कॉर्नर से देखते हैं, इस वाले कॉर्नर से देखते हैं तो हमें एक वॉइड दिखाई देगा, इस वाले कॉर्नर से देखते हैं तो हमें एक वॉइड दिखाई देगा, यानी कि एक वॉइड हमें ये रेडियस तक दिखाई देगा,
एक वॉइड हमें ये रेडियस तक दिखाई देगा। देखिए ये भी है, इसको अगर मैं देखो डॉट से अगर ज्वाइन करता हूं तो ये भी एक टेट्राहेड्रल शेप कवर कर रहा है। देखिए कर रहा है टेट्राहेड्रल शेप, है ना, टेट्राहेड्रल शेप। यहाँ पे भी देखिए ये भी एक टेट्राहेड्रल शेप कवर कर रहा है कि नहीं, ये भी एक टेट्राहेड्रल शेप कवर कर रहा है ना। यानी कि मैं इस कॉर्नर से, अब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं इस कॉर्नर से देखता हूं, इस कॉर्नर से, चलो मैं थोड़ा उसको डार्क कर देता हूं, इस कॉर्नर से अगर मैं देखता हूं, ये कॉर्नर से, तो मुझे ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई देते हैं। अगर मैं इस कॉर्नर से देखता हूं तो वहां पे भी मुझे एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई देता है। मतलब कि पूरी बॉडी डायगोनल के ऊपर, पूरी बॉडी डायगोनल के ऊपर मुझे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई देते हैं? टोटल दो टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई देते हैं ना, दो, एक यहां से और एक यहां से। मुझे कितने? टोटल दो टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई देंगे और वो दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड एक डायगोनल पे होते हैं। तो मुझे बताइए एक डायगोनल पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं बॉडी डायगोनल में, एक डायगोनल पे दो होते हैं ना। वैसे पूरे रूम में, पूरे क्यूब में कितनी डायगोनल होती है? मैंने आपको डायगोनल भी ड्रॉ करके बताई थी, कितनी डायगोनल होती है। एक यहां पे मैं क्यूब जैसे कि ड्रॉ कर देता हूं छोटा सा, एज्यूम कर ले, जो अगर आपको एज्यूम करना आता है तो आप एज्यूम भी कर लीजिए। ये अलग से मैंने क्यूब बता दिया आपको। इस क्यूब के अंदर बॉडी डायगोनल कितनी होती है? तो सबसे पहले तो ये पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर तक की पहली बॉडी डायगोनल मिलेगी, फिर ये कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर की दूसरी बॉडी डायगोनल मिलेगी, ये कॉर्नर से यहां तक की तीसरी मिलेगी और ये कॉर्नर से यहां तक की चौथी मिलेगी। मतलब कि मुझे टोटल 4 डायगोनल मिलेंगे। कितनी मिलेगी? टोटल मुझे 4 डायगोनल मिलेगी। तो एक डायगोनल पे दो वॉइड होते हैं, तो ऐसी मेरे पास कितनी है? 4 है। तो 4 2 जा कितने होंगे? टोटल 8। कितने होंगे? 8। यानी कि पोजीशन ऑफ वॉइड्स एफसीसी पे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे कितने वॉइड होते हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने होते हैं? 8। समझ में आई बात? आप वॉइड को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, सब कुछ डिपेंड है आपके विजुअलाइजेशन पावर के ऊपर। आप जितना विजुअलाइज कर सकते हो उतना ही ज्यादा आपको पता चलेगा। देखिए आपको मैंने ये फिगर, हालांकि प्रॉपर 3D हो गई, आपको पता चल ही जा रहा होगा कि सर यहां से जैसे हम देखते तो ये बड़ा गोला, नीचे पीछे वाला बड़ा गोला, साइड वाला बड़ा गोला, उससे मैं देखता हूं तो पीछे जो बड़ा गोला है कॉर्नर पे वो मुझे एक वॉइड दिखा रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिखा रहा है। क्लियर ना? तो वहां से ये टेट्राहेड्रल वॉइड ये पूरा कवर अप कर रहा है, यहां से भी पूरा कवर अप कर रहा है। मतलब कि पूरी बॉडी डायगोनल के ऊपर मुझे फेस सेंटर पे, पूरी बॉडी डायगोनल के ऊपर मुझे कितने टोटल वॉइड दिख रहे हैं? मुझे 2 वॉइड दिख रहे हैं। पर ऐसे तो मेरे पास 4 डायगोनल है पूरे क्यूब में। यानी कि टोटल क्यूब के अंदर, यूनिट सेल के अंदर, टोटल यूनिट सेल के अंदर मेरे पास कितने, टोटल यूनिट सेल के अंदर मेरे पास कितने होंगे? टोटल यूनिट सेल के अंदर मेरे पास 8 वॉइड्स होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने वॉइड होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड 8। किसके अंदर? एफसीसी यानी कि सीसीपी स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत आता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है और ऐसे बड़ा क्वेश्चन भी आता है। समझाइए भाई किस तरीके से। क्लियर? सारी बातें मैंने आपको क्लियर अप कर दी। रेडी? अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो में वापस जाइए, वीडियो को स्पीड से एक बार देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले तो शांति से एक बार आपने देख लिया, फिर स्पीड से एक बार वीडियो को देखिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में डिस्कस करनी है। सेम यही टॉपिक इसी तरीके से करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है मैं आपको सिखाता हूं, पहले आप ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ये फिगर को यहाँ पे रखा है क्योंकि इसको कंपेराइज करना भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। आखिर में हम कंपेराइज भी कर देंगे। एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलते हैं सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो आपको देखने को मिलते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर। और एफसीसी मतलब कि फेस सेंटर के अंदर, क्योंकि जनरली ऑक्टा और टेट्रा दोनों एक ही स्ट्रक्चर के अंदर जनरेट हुए थे। हमने देख लिया वो आगे कि जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वहां पे और जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वहां पे, दोनों जगह पे। क्लियर ना? चलिए, जैसे यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो पोजीशन डायगोनल पे थी, माफ कीजिए बॉडी डायगोनल पे, वैसे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन दो जगह पे होती है। एक होती है बॉडी सेंटर पे, कैसे मैं आपको समझाता हूं, और एक होती है एज लेंथ सेंटर पे। एज लेंथ उसके सेंटर पे। क्लियर? एक होती है कहां पे? बॉडी सेंटर पे, और एक होती है एज लेंथ के सेंटर पे।
समझ में आई बात? एक होती है कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे, और एक होती है एज लेंथ के सेंटर पे। जैसे यहाँ पे कहाँ पे होती है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी डायगोनल के अंदर। क्लियर, याद रखिएगा खास उसके बारे में। चलिए अब उसकी फिगर मैं आपको ड्रॉ करता हूँ जैसे हमने की थी वहां पे, वैसे ही हम सबसे पहले तो एक क्यूब बना देते हैं। दो अलग अलग जगह पे मैं अलग अलग फिगर आपको बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए कि बॉडी सेंटर में किस तरीके से है और एज लेंथ के लिए किस तरीके से बात हो रही है। चलिए ये मैंने फिगर सबसे पहले एक तो ये क्यूब बनाया है वो बॉडी सेंटर के लिए है, और एक क्यूब में यहाँ से अलग अलग से बना देता हूँ, वो हम एज सेंटर के लिए बात करेंगे। बराबर, फिर उसका टोटल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से वॉइड्स की पोजीशन होती है। सबसे पहले बॉडी सेंटर की अगर हम बात करें, बॉडी सेंटर देखिए, सेंटर बॉडी सेंटर के अंदर सबसे पहले माफ कीजिए कॉर्नर पे जो आइटम होते हैं उसको हम दिखा देते हैं। देखिए ये जो है हमारे वो कॉर्नर के आइटम है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होते हैं कितने एटम से, मैंने इसलिए बाजू में ये फिगर रखी, कितने एटम से, 6 एटम से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से जनरेट होते हैं। एज्यूम कीजिए सपोज आप रूम के, आप एक क्यूब के रूम में बैठे हो और क्यूब के सेंटर में बैठे हो, तो आप सेंटर में बैठ कैसे पाओगे, जगह होगी तभी ना, वॉइड्स होंगे तभी। और वो वॉइड कब, जब आप बैठे हो, जैसे कि आप सेंटर में बैठे हो तो आपके इस तरफ भी एक होगा, एक इस तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा, आप आगे की तरफ होगा, एक पीछे होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, यानी बड़े बड़े से गोले फेस के ऊपर होंगे। फेस सेंटर है ना, हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर की, फेस सेंटर की, यानी कि ये जो फेज, एक फेज में यहाँ गोला आएगा, एक ऊपर से आता होगा, एक यहाँ से आता होगा, एक पीछे से आता होगा, एक आगे से आता होगा। क्लियर ना, वो आधे आधे गोले अंदर की ओर आते होंगे और बीच में वॉइड जनरेट होता होगा, तभी तो जाके ये बना। जैसे वो समझ में ना आए तो इसको भी समझ लीजिए, इसके तीन के ये 3 गोले हैं, जैसे कि यहाँ पे आधा गोला आधा गोला आधा गोला, 3 वो हो गए, इस तरफ आधा आधा आधा, 3 वो हो गए। क्लियर ना, यानी कि टोटल 6 फेस कवर हो गई, पहले वो 3 आई, फिर ये 3 आई, मतलब कि 6 फेस कवर हो गई। फिर भी बीच में जगह जनरेट हुई, तो 3 गोले, ये जो व्हाइट गोले है वो 3 उस कॉर्नर के समझिए, ये जो ऑरेंज गोले है वो इस कॉर्नर के समझिए, और उसके बीच में जो व्हाइट जनरेट हुआ वो कहां पे जनरेट हुआ, बॉडी सेंटर में। यानी कि बॉडी का जो सेंटर है, पूरी बॉडी का जो सेंटर, देखिए ये जो बड़ा सा गोला मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये बॉडी का सेंटर है फॉर एन एग्जांपल। क्लियर, तो एक तो यहाँ पे वॉइड मिल गया, क्यों, क्योंकि 3 वॉइड तो यहाँ पे मिल गए, 3 एटम यहाँ पे मिल गए, 3 एटम यहाँ पे मिल गए, मतलब कि 6 एटम के बीच में जनरेट हुआ। देखिए मैंने बताया ना 6 एटम के बीच में पहले तो जनरेट हो गया ये। क्लियर, तो 6 एटम के बीच में ये आ गया ना, एक वॉइड यहाँ पे हो गया, बॉडी सेंटर पे कितना होता है, 1। ये समझ में आ गया, क्लियर अच्छी तरीके से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होते हैं 6 एटम की मदद से। बीच में बैठे हो, एज्यूम करो ऐसा, तो आसपास में 6 एटम होंगे। इस वाले ये फेज, माफ कीजिए ये फेज, ऊपर की फेज और इस तरफ की फेज, वो 3 गोले ये तीनों फेज से आएंगे। क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा पूरा किस तरीके से। सो अब बात करते हैं हम एज लेंथ की। एज लेंथ थोड़ा समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले तो कॉर्नर एटम दिखा दूं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए ये कॉर्नर के एटम है, उसी है एफसीसी का ही क्यूब है, लेकिन अलग से इसलिए दिखाया है कि आपको पता चले। चलिए अब एज लेंथ का सेंटर, कोई भी एक लेंथ पकड़ लीजिए, एज लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखिए ये लेंथ है, उसके अंदर यहाँ पे एक एटम होगा, लेंथ के सेंटर पे एक एटम होगा। वैसे हर एक एज के लेंथ में होगा ना, हर एक एज के सेंटर में एक एटम होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, ऐसे कितनी मेरे पास, पहले तो एज लेंथ मतलब एज कितनी है मेरे पास, 12 एज है। क्लियर, अब उसके आसपास किस तरीके से 6 एटम होते हैं वो मैं आपको समझा दूं। देखिए एक होता है इस तरफ, एक एटम इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, थोड़ा 3D समझिएगा, एक इस तरफ होगा। क्लियर ना, एक उसके जैसे एक इस तरफ आया, वैसे ही उसके बाजू में कोई क्यूब होगा तो एक वहां पे होगा, एक ऐसे ऊपर होगा और एक ऐसे नीचे होगा। क्लियर ना, सीधी बात है। जैसे कि ये एक एज है, ये एज का ये सेंटर है, तो एक एटम इसके यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम उसके नीचे होगा, एक एटम ऊपर होगा।
एक एटम आगे की साइड होगा और एक एटम पीछे की साइड होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, क्लियर ना। यानी कि टोटल यहाँ पे कितने 6 एटम हो गए, एक आगे की साइड होगा एक पीछे की साइड होगा। रेडी। जैसे ये जो था इसके अंदर क्या था, एक अपर फेस पे था, एक साइड फेस यानी कि राइट साइड पे था, एक लेफ्ट साइड पे था, एक बॉटम पे यानी कि लोअर फेस पे था, एक फ्रंट फेस पे था और एक बैक फेस पे था, क्लियर ना। ये 6 फेस की मदद से सेंटर में एक आया था। तो वैसे ही यहाँ पे एक राइट साइड पे आएगा, एक लेफ्ट साइड पे आएगा, एक नीचे की साइड पे आएगा, एक ऊपर की साइड पे आएगा, एक आगे की साइड पे, माफ कीजिए, एक आगे की साइड पे आएगा और एक पीछे की साइड पे आएगा। मतलब कि ये एटम जो एज के सेंटर में होता है, एज के सेंटर में वो भी 6 एटम से कवर है, मतलब कि वो भी एक वॉइड जनरेट करेगा ऑक्टाहेड्रल टाइप का, क्लियर ना। वो भी एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का वॉइड जनरेट करेगा ना। कि थोड़ा सा एज्यूम करो एक एज है, उस एज के ऊपर एक एटम है, वो एटम एज के ऊपर एक एज का सेंटर जो है वहां पे एक एटम है, वो जो एटम है वो एटम 6 एटम से गिरा है, तो गिरा ही होगा, सही है। जैसे कॉर्नर अगर ऐसा गिरा हुआ है, मुझे बताइए एक एज जा रही है, आप जैसे एज्यूम कीजिए ये एज है, ये एज जा रही है, क्लियर। तो ये एज जो है वो 6 एटम से कवर होगा ही, इसका ये सेंटर हुआ तो एक यहाँ पे आएगा, एक नीचे आएगा, एक ऊपर वाला कोई क्यूब होगा, ये तो एक यूनिट सेल है ना, उसके ऊपर दूसरा यूनिट सेल भी होगा, तो एक वहां पे जाएगा, एक उसके पीछे की साइड जाएगा, एक इस तरफ वाला होगा, इस तरफ वाला होगा, मतलब कि 6 तो वैसे भी हो गए, यानी कि यहाँ पे भी 6 एटम कवर होते हैं। पर यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी एज लेंथ होती है, वो एज लेंथ के ऊपर जो एटम होता है उसका तो 1/4 पार्ट ही हमारे क्यूब में रहता है ना। आप एज्यूम करो वापस वो ऑरेंज एज्यूम करो, ऑरेंज है, ये एक मेरे पास एज है, उसके बीच में अगर मैं ऑरेंज लगा देता हूं, ऐसे काट देता हूं बीच, ये जो एज है उस क्यूब के अंदर में ऑरेंज को डालता हूं, तो उसका 1/4 पार्ट ही जाएगा ना, क्योंकि बाकी का जो पार्ट होगा, जैसे कि एक यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ये पूरा एटम है मेरे पास, बराबर, ये एक एटम है पूरा, उसका 1/4 पार्ट ही क्यों जाएगा, ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट ही रहेगा ना अंदर, ये बाकी का जो पार्ट है, ये पार्ट वो तो बाहर की साइड चला जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज होगी। यहाँ पे जैसे मैंने एक एटम यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है, तो 1/4 पार्ट ही रहेगा ना, क्योंकि आधा टुकड़ा ऐसे ऊपर की साइड, आधा नीचे की साइड, और वही एक ऐसा कटआउट पार्ट रहेगा, यही कटआउट पार्ट रहेगा ना, आधा टुकड़ा यहाँ पे और ये अंदर जो कटआउट आया, ये अंदर की साइड वही, ये तो ऊपर का कोई कटआउट आएगा, ये जो होगा वो कटआउट कोई बाजू वाले एटम का होगा, सॉरी क्यूबिक सेल का होगा, ये भी कोई बाजू वाले क्यूबिक सेल का होगा, ये भी कोई बाजू वाले क्यूबिक सेल का होगा, ठीक है ना। यानी कि वो एज जो है, वो एज के ऊपर जो एटम होगा, वो एटम का सिर्फ 1/4 पार्ट आएगा। कितना पार्ट आएगा, 1/4 पार्ट। एक एज पे एक एटम का 1/4 पार्ट है, तो 12 एज पे कितना, एक एज पे एक एटम का 1/4 पार्ट, समझना, एक एज पे एक एटम का 1/4 पार्ट है, तो 12 एज पे कितना होगा, 3 4 3 यानी टोटल 1 + 3, टोटल 1 + 3 कितने एटम हो जाएंगे यहाँ पे, 4, कितने हो जाएंगे, 4। यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एफसीसी के अंदर कितने होते हैं, 4, कितने होते हैं, 4। याद रखिएगा बच्चों, मिस्टेक ना हो, ये जो चीजें खास दिमाग में बैठनी चाहिए। वॉइड्स जो है वो वॉइड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो समझा लीजिए, हम समझा देता हूं, फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो दिखते हैं बॉडी डायगोनल पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो दिखते हैं दो जगह पे, एक बॉडी के सेंटर पे और एक एज के सेंटर पे। यहाँ पे डायगोनल 4 होती है और हर एक डायगोनल पे 2-2 होते हैं, इसलिए टोटल यहाँ पे 8 वॉइड देखने को मिलते हैं पूरे यूनिट सेल के अंदर। यहाँ पे बॉडी का सेंटर होता है, वहां पे एक होता है, और एज होती है, जो एज हमारी जो कोई भी क्यूब है उस क्यूब की जो एज होती है, वो एज के ऊपर हमें एक वॉइड देखने को मिलता है, लेकिन उसका तो सिर्फ 1/4 पार्ट वहां पे कवर होता है, इसलिए ऐसी 12 एज है। कितनी एज है, 12, यानी कि वहां पे कितने वॉइड जनरेट हुए होंगे, ऐसे 12 का 1/4 पार्ट 3 और ऊपर बॉडी का सेंटर एक था वो, यानी कि 3 + 1 4। यानी कि ऑक्टाहेड्रल में एब्सिस स्ट्रक्चर में, नोट डाउन कर दीजिए, ऑक्टाहेड्रल में एब्सिस स्ट्रक्चर में 4 वॉइड जनरेट होते हैं, और ऑक्टाहेड माफ कीजिए टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होते हैं एब्सिस स्ट्रक्चर के अंदर कितने, 8, क्योंकि हर एक डायगोनल पे 2, वैसे 4 डायगोनल होती है, ठीक है। याद रखिएगा, खास समझ में ना आया हो तो वीडियो को बार-बार देखिएगा, वरना ये टॉपिक अगर आपने निकाल दिया अच्छी तरीके से, आपके दिमाग में बैठ गया, फिर कोई टेंशन नहीं, आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आखिरी टॉपिक जो हमारा डेंसिटी है, छोटा सा टॉपिक बीच में बाकी रह गया है, वो खत्म करना है, लेकिन ये सीक्वेंस जारी थी इसलिए वॉइड मैंने क्लियर कर दिया। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों, वॉइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया।
अब उसके डिपेंड्स पे एक और टॉपिक हमारा जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन उसके बेस के न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे कुछ चैप्टर के अंदर से, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा समझ लेते हैं। उसका फॉर्मूला जो है एक्चुअल में डायरेक्ट याद ही रखना है आपको, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब डेटा दिया जाए तब आपको उस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सके आप उसे। तो सबसे पहले तो हम जब डेंसिटी की बात करते हैं तो उस डेंसिटी के अंदर हम दिखाते हैं डेंसिटी को किससे, रो से। तो डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठता है जब से पढ़ते आ रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, क्लियर ना? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हो, डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात करते हैं। कोई भी यूनिट सेल हो सकता है, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे वो दूसरा कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम फिलहाल एक आइडेंटिफाई करके चलते, एक प्रॉपर लेके चलते। जैसे हम बात कर रहे हैं कोई क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। एक्चुअली में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स सिर्फ क्यूबिक पे नहीं आते, अलग अलग पोर्शन पे आते हैं। तो अलग अलग पे किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करोगे वो मैं आपको क्यूबिक से समझा देता हूं। जैसे ये क्यूबिक है तो मैं एक क्यूब यहां पे जैसे ड्रॉ कर देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है वो ये जो है मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी z एक्सिस है। फॉर एन एग्जांपल, क्लियर है? ये जो मैं थोड़ा लंबा खींच देता हूँ आपको पता चले, ये मेरी y एक्सिस है और ये जो है वो मेरी z एक्सिस, y और z, क्लियर? अब जब क्यूबिक की हम बात करते हैं, क्यूबिक के लिए जब हम बात करते हैं तब ये तीन क्या रहता है? सेम। ये जो है जैसे मैं इसको फॉर एन एग्जांपल मेरी जो x एक्सिस है उसको मैं, ये जो पार्ट है उसको मैं a कहता हूँ, ये उसको मैं b कहता हूँ और ये उसको मैं c कहता हूँ। तो मेरे क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या कहता हूँ? क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको पहले समझा दिया, a = b = c होता है क्यूबिक के लिए। रेडी? इसका डेटा आपके क्वेश्चन में होता है, जो एज की लेंथ होती है वो, क्लियर? अब अगर कोई दूसरा क्यूबिक डेटा इसको पूछा जाता है तो वहां पे a = b = c नहीं होता। हालांकि इसके अंदर तो अल्फा और बीटा और गामा ये तीनों भी सेम रहते हैं, क्लियर ना? अलग अलग ऑपोजिट एंगल सामने के, जैसे कि a के सामने का एंगल में अल्फा दिखा रहा हूं, b के सामने का एंगल में बीटा दिखा रहा हूं, c के सामने का एंगल में गामा दिखा रहा हूं, क्लियर? तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा भी क्या रहते हैं? 90 रहते हैं। लेकिन कोई दूसरा क्यूबिक लेटाइस अगर पूछते हैं न्यूमेरिकल में तो उसके लिए a और b और c तीनों अलग अलग होते हैं और उसकी वैल्यू हमें दी होती है, टेंशन मत कीजिए, ठीक है? सो क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बारे में समझ में आ गया। हमें बात करनी है डेंसिटी की। तो समझिए एक बात कि जब मैं डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं स्पेशली, तब डेंसिटी के लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली है मास की और वॉल्यूम की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? मास की और वॉल्यूम की। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्यूबिक सेल के लिए अगर बात करता हूं तो क्यूबिक सेल के लिए मेरे पास सबसे पहले वॉल्यूम, जिसको मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक सेल है और मेरी एज अगर a है तो वॉल्यूम मेरा a³ आ जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर हमने ये चीज तो सीख ली, क्लियर ना? कि वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम तो किसी भी क्यूब का अकॉर्डिंग टू एज मेरे पास a सब सेम ही है ना, a³ आ जाएगा, क्लियर? और अगर कोई दूसरा होगा तो हम यहाँ पे a b c मल्टीप्लाई कर देंगे, a * b * c क्यूबिक शेप ही होगा, उससे ज्यादा कोई शेप है नहीं हमारे पास। रेडी? हेक्सागोनल है, उसकी अब जरूरत पड़ने वाली नहीं है। दूसरा मुझे जरूरत पड़ने वाली है मास की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? मास की, क्लियर ना? वॉल्यूम का तो चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब वो चीज समझ लीजिए थोड़ा। मास को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पे पूरे क्यूबिक सेल के अंदर जितने भी हमारे पास एटम लगे होते हैं, चाहे वो कॉर्नर पे हो चाहे वो सेंटर में हो या कहीं पे भी हो, वो मास तो वही यूनिट्स वही एटम का होता है ना, क्योंकि एज का और वो भाग तो पूरा खाली होता है, उसकी तो कोई जरूरत नहीं होती। जो भी मास होगा वो किसका होगा? एटम का होगा। यानी कि यहाँ पे हमें जो मास की जरूरत पड़ेगी वो किसकी जरूरत पड़ेगी? एटम की मास की जरूरत पड़ेगी, क्लियर ना? और एक एटम का मास निकालना वो तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि मेरे पास मोलर मास जरूर होता है, मेरे पास मोलर मास होता है, पर मेरे पास कोई पर्टिकुलर एटम का मास नहीं होता। जैसे कि मैं कह सकता हूं, मैं कोई भी एटम ले लेता हूं, जैसे मैं लिथियम कहता हूं फॉर एग्जांपल, क्लियर? तो लिथियम का 7 होता है, ऐसा मैं बोल दिया कि भाई लिथियम का मोलर मास 7 है, पर मोलर मास 7 ग्राम पर मोल। लाइक लिथियम है मेरे पास, तो मैंने लिख दिया 7 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल के अंदर 7 ग्राम है।
यानी कि एक मोल के अंदर 7 ग्राम है। तो मोलर मास इक्वल टू क्या हुआ, 1 मोल का मिलता है ना, पूरे एक एटम का तो मिलता नहीं है, 1 मोल का मिलता है। एक मोल का जो होता है, एक मोल का जो मास होता है, 1 मोल जो मास होता है, 1 मोल का जो मास, माफ कीजिए, 1 मोल जो एटम होते हैं उसका जो मास होता है वही मेरा मोलर मास होता है। यानी कि 1 मोल एटम जो है उसका मास इनटू कोई एक एटम का मास, सही है ना, क्लियर। ये तो 1 मोल एटम की बात हो गई, मोलर मास यानी कि क्या हो गया, 1 मोल एटम की बात हो गई। 1 मोल एटम मतलब कितना है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। मतलब इसको मैं दिखाता हूं किससे, Na से, इनटू एटम का जो मास मेरा है वो रेडी। यानी कि मुझे अगर एटम का मास कैलकुलेट करना हो तो ये तो मेरा मोलर मास का फॉर्मूला था, तो मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा ना। मुझे एटम का मास चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एटम का मास चाहिए ना, ये रहा, मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ एटम चाहिए। कोई एक एटम का मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब कि एक मोल एटम का मास, पर किसी एक एटम का चाहिए तो जो भी मोलर मास है उससे हम, ये तो सीधा कैलकुलेशन है, ये चीज मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। आप केएमटीवी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, मोल कॉन्सेप्ट पूरा आपको पता चल जाएगा कि वहां पे मैंने पूरा डिराइव कर दिया है किस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन होती है वो, क्लियर। सो मॉलिक्यूलर मास और एवोगैड्रो नंबर को अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के डिवाइड में लेता हूं तो मुझे कोई पर्टिकुलर एटम का मास मिल जाएगा। सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। देखिए मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, सबसे पहले तो एटम का मास मिल गया, मुझे वॉल्यूम की जरूरत थी, कैलकुलेट हो गया, मास की जरूरत थी, वो भी मैंने कैलकुलेट कर दिया, क्लियर। यानी कि मेरा जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, माफ कीजिए, मास बाय वॉल्यूम। पर मैंने आपको पहले यहां पे बता दिया कि यहां पे क्या होता है, एटम पे डिपेंड होता है ना, जितना भी मास होता है वो मास तो एटम पे डिपेंड करता है, यानी कि कितने एटम, रैंक क्या था हमने याद कीजिए, क्या था हमने, रैंक, अलग अलग क्यूबिक के लिए अलग अलग रैंक होता है, बीसीसी के लिए अलग होता है, एफसीसी के लिए अलग होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए अलग होता है, याद करो और लिखो, तीन का कमेंट सेक्शन में जरा बिना देखे, बिना याद, आप रिमेंबर करके याद करके लिखो कि भाई बीसीसी के लिए कितना था रैंक, एफसीसी के लिए कितना रैंक था और सिंपल के लिए कितना रैंक था, क्लियर। तो जितने एटम होंगे उतना उसका मास होगा ना, तो उसको मैं पर्टिकुलर Z नाम दे देता हूं, कितना नाम दे देता हूं, Z, कि भाई एक एटम का मास तो क्या है, मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर, तो भाई दो एटम हुए तो 2 into 3 हुए तो 3 into 4 हुए तो 4 into एक जनरलाइज फॉर्म मैंने दिया Z, नंबर ऑफ एटम, क्लियर। Z गैस को मैं क्या देता हूं, Z को नंबर ऑफ एटम, क्लियर। सो Z इनटू जो मास मेरा है, मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर, और डिवाइड में वॉल्यूम, अगर क्यूब है तो A क्यूब, और अगर वो नहीं है तो A इंटू बी इंटू सी। मैं फिलहाल क्यूब के लिए बात कर रहा हूं, तो ये मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव होके मुझे मिल गया क्या, रो यानी डेंसिटी, रो इज इक्वल टू Z मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय A क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का, जहां पे ये मेरा मॉलिक्यूलर मास है, ये मेरा एवोगैड्रो नंबर है, ये मेरा खास याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, जो सुइटेबल डिपेंड रहता है क्वेश्चन के ऊपर कौन सा क्यूब दिया जाता है, और इसको तो मैंने मेंशन किया हुआ है Z, खासा Z मत भूलना, नंबर ऑफ एटम, कितने एटम पर्टिकुलर क्यूबिक के अंदर है, तो मुझे वो क्यूब की डेंसिटी मिल जाएगी। डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हमें करना है, ये टेंशन मत कीजिए, लेकिन फिलहाल पहले फार्मूला समझ लीजिए, इसको याद ही रखना है आपको, लेकिन किस तरीके से ड्राइव हुआ वो आपको पता होना चाहिए, तो ही आप डेटा प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। ये सारा जो भी आज हमने पढ़ा है बच्चों, उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर देना, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना उसकी, और प्रॉपर वे से स्टडी करना, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सीधा पूछ सकते हो, ठीक है। और ये सारी बातों को आपके जो फ्रेंड्स है उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।